नमस्कार, मैं बलजीत ढाका आप सभी का इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में करने वाले हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड होंगे, तो बड़े ध्यान से करने की कोशिश करना। बहुत लंबी सीरीज ये चल रही है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है अब आने में लग गए होंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाता है और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो ये है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। कुछ प्रैक्टिस के बारे में दिया हुआ है, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्या है? curtailing trade distortion practices, state imposing ban on public display of religious symbol, restrictions on divorce laws, recognizing right to privacy, legalizing same sex marriage। आपको बताना है कि जो ऊपर लिखी हुई प्रैक्टिसेस है, बताओ कि रिफ्लेक्ट द आइडियल ऑफ लिबरलिज्म। कौन कौन सा है लिबरलिज्म के बाद में बारे में, उदारवाद के बारे में। दो विचारधाराएं होते हैं, कट्टरवाद होता है, उदारवाद होता है। आपने बहुत सारे कंट्री देखे होंगे, तालिबान हो, पाकिस्तान के बारे में भी बोला जाता है, कई जो धार्मिक कट्टरपंथी है। लेकिन जहां तक सवाल है सरकार का, तो उदारवादी जो विचारधारा है पॉलिटिक की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्र उदारवाद कहलाएगा, उदार राष्ट्र कहलाएगा। अगर इसमें से 5 चीजें दी हुई है, तो लीगलाइजिंग सेम मैरिज सेक्स है, मतलब जो समलैंगिक विवाह होते हैं, अगर वहां उस देश में उनको लीगल माना जाता है, लीगल करार दे दिया जाता है, तो क्या वो देश है लिबरल होगा या फिर वो कट्टर हो जाएगा, वो उदारवाद होगा या कट्टर हो जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं इसमें। जो जो जैसे कि रिस्ट्रिक्शन और डिवोर्स लॉ, कि अगर डिवोर्स लॉ है, मान लो डिवोर्स है, इस पर बहुत ज्यादा सख्त हो जाए कि आपको डिवोर्स करना ही नहीं है। जैसे कि इंडिया पहले बहुत उस टाइम में होता था कि एक डिवोर्स, अगर आपको लड़का या लड़की पसंद नहीं है शादी के बाद में, और आप अपनी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगती है, तो क्या वो डिवोर्स नहीं करा सकते आप? तो उसमें उदारवादी आएगा या वो कट्टरवाद आएगा? तो ये इस तरह की बातें इस क्वेश्चन में ये वाली चीज दी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा और पांचवा, ठीक है, चौथा और पांचवा क्या है? ये वाली बातें हैं, वो है लिबरलिज्म की प्रतीक होती है। और जो तीनों है, ये कट्टरवाद का प्रतीक है। ये तीनों क्या है? कट्टरवाद का प्रतीक है ऊपर वाली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द कमेटी दैट हैड बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू चेक द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वर्चुअल करेंसी। 2-3 साल पहले, या इनफैक्ट क्या है कि आज के टाइम में, जब ये रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही डिमांड की जाती है रैंसम की। जैसे वायरस वगैरह अटैक होता है उस टाइम में, और जब ये कोरोना का काल है, इसमें वायरस अटैक काफी बढ़ा है और वर्चुअल करेंसी का के जरिए फ्रॉड करने की संख्या भी बढ़ी है। इससे पहले 2017-18 में बड़े बड़े लोग इंडिया के भी, वो भी वर्चुअल करेंसी है उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, और बाद में वो धराशायी सा हो गया मार्केट। आपको ये बताना है कि इसको वर्चुअल करेंसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बिठाई ताकि इस पे कोई फैसला ले सके। वो अपनी कमेटी रिकमेंडेशन दे सके। आपको ये बताना है कि उस कमेटी का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है? उस राइट आंसर है, वो है सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी कि क्वेश्चन क्या था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये कमेटी ने रिपोर्ट दी थी 2019 में, इसने रिपोर्ट अपनी सबमिट पे कर दी, और ये पब्लिक में भी अभी रिपोर्ट है। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेने हैं वर्चुअल करेंसी के ऊपर। बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम एनडीए गवर्नमेंट अलायंस, रामनाथ कोविंद रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ विच स्टेट। कुछ एक आसान क्वेश्चन है। एनडीए की सरकार की तरफ से वो प्रेसिडेंट बने थे। हालांकि जो राष्ट्रपति होता है उसका कोई दल नहीं होता, लेकिन समर्थित उम्मीदवार होता है, वो एनडीए का समर्थित उम्मीदवार था। इनफैक्ट क्या है कि ये पहले प्रेसिडेंट बने हैं जो कि एनडीए के एक किस्म से समर्थन से बने हैं। ठीक है, एग्जैक्टली रामनाथ, मतलब बीजेपी की तरफ से बने, बीजेपी के मेंबर थे वो, आप ये बोल सकते हैं। रामनाथ कोविंद है, उन्होंने किसके गवर्नर, कहां के गवर्नर थे जब वो राष्ट्रपति बने थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर थे। इससे पहले वो बीजेपी की, इनफैक्ट क्या है कि वो शुरू से ही आरएसएस के रहे हैं, आरएसएस के एक्टिव मेंबर रहे हैं शुरू से। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले ज्वाइन की थी उन्होंने। 2015 से 2017 तक ये गवर्नर, और 1994 से लेकर 2006 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। वो दूसरे दलित प्रेसिडेंट है, और पहले जो दलित प्रेसिडेंट थे वो थे के आर नारायणन। तो उम्मीद करता हूं ये 2-3 चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका आ जाता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना न्यू स्टेट ऑफ इंडिया,
ये भारत का 29वां स्टेट बना था, लेकिन उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर है वो स्टेट का दर्जा उसको उससे हट गया एक किस्म से फॉर द टाइम बिंग, तो वो यूनियन टेरिटरी बन गया। तो आप इसको 28वां भी बोल सकते हैं, 29वां भी बोल सकते हैं, जो बोलना चाहिए, लेकिन ये 29वां बना था। विच पार्टी फॉर्म द फर्स्ट गवर्नमेंट इन द स्टेट, आपको ये बताना कि उस राज्य में वो कौन सी पार्टी थी जिसने की पहली सरकार बनाई थी। जिसका राइट आंसर क्या होगा, तेलंगाना महासमिति है या तेलंगाना लोक समिति है, क्या है वो, कौन सी सरकार थी। तो इसके जो केसीआर मुख्यमंत्री बने थे वो थे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, एक जैसे से लग रहे हैं। टीआरएस की सरकार है, अब टीआरएस आपके ऑप्शन में दो हैं, तो आपको ये पूरा नाम भी देखना है कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है, राष्ट्र समिति जिसको बोलते हैं, वो उसकी सरकार गए थे। ठीक है, तो और ये अप्रैल 2000, ये जो टीआरएस है वो कब बनी थी, अप्रैल 2001 में बनी थी। सिंगल पॉइंट इनका एजेंडा ये था कि हमें तेलंगाना चाहिए, हैदराबाद इसकी कैपिटल चाहिए, अलग तेलंगाना राज्य से। अल्टीमेटली क्या है कि 2014 में तेलंगाना वो अलग से बन भी गया। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि यहाँ पे सरकार आई और पहले चीफ मिनिस्टर बने केसीआर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, हु वाज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है कि 12वां प्राइम मिनिस्टर है भारत का कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12वें प्रधानमंत्री थे, 12वें प्रधानमंत्री थे वो थे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल है वो 12वें प्रधानमंत्री थे। अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और वो क्या है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई जिसको बोलते हैं, उसके भी कहीं ना कहीं वो ज्वाइन की हुई थी, उन्होंने सदस्य रह चुके थे। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो स्टेटमेंट है वो कौन सी सही है। बताओ कौन सी सही है स्टेटमेंट दी है। पहले है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रो प्रोजेक्ट फॉल अंडर स्टेट सब्जेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड हाइड्रो प्रोजेक्ट है, मतलब जो पानी से चलने वाले प्रोजेक्ट हैं, बांध वगैरह, उसकी बात हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी है, क्या वो स्टेट लिस्ट में शामिल होते हैं, यूनियन लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में। बिजली, दूसरे यहाँ पे बात हो रही है, विद्युत है वो कहाँ पे शामिल है, मतलब कौन सी लिस्ट में शामिल होता है। दूसरी स्टेटमेंट है कि वाटर बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज गवर्न बाय द स्टेट पॉलिसी। तो क्या पानी है, पानी एक स्टेट सब्जेक्ट है, इंप्लीमेंटेशन है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, वो स्टेट पॉलिसी से गवर्न होता है क्या। अब दो क्वेश्चन आपके सामने आ गए, दो स्टेटमेंट आपके सामने, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मतलब ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन ये कंकरेंट लिस्ट में शामिल है। ये क्या ऊपर वाला कंकरेंट लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये मामला क्या है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाज गिवन बाय। आप ये देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन की जुडिशरी का रोल अलग है, एग्जीक्यूटिव का रोल अलग है, फिर लेजिस्लेचर का रोल अलग अलग है, 3 अंग होते हैं, चौथा मीडिया भी अंग हो जाता है। तो जो 3 अंग है ये अलग अलग है, इसका जो सिद्धांत है वो आया कहां से था, इसका जो पावर अलग अलग होनी चाहिए ये जिक्र कहां से आया था। ठीक है, और किसने इसका दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर क्या है, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू है, उन्होंने इसका सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ये पॉलिटिकल थिंकर थे और उसके आधार पे, इनके सिद्धांत के आधार पे इनको आगे बढ़ाया था कॉर्नवालिस ने, किसकी मदद से, जॉर्ज बार्लो की मदद से। पूरी जानकारी चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, 18वीं शताब्दी का ये जिक्र है। और 1748 में इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ है वो एक डिस्क्राइब किया था, इससे यहां से उठकर आया था ये पावर ऑफ सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट। आगे देख लेते हैं, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म वुड स्टैंड वायलेटेड। आप इंडिया को भारत निरपेक्ष मानते हैं, भारत निरपेक्ष मॉडल है, प्रियम्बल में भी ये बात कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। तो बताना आपको कि ये जो सेक्युलरिज्म है वायलेट कब होगा, अगर क्या हो जाए तो वायलेशन माना जाएगा। एक है स्टेट पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस रिफॉर्म, स्टेट पार्टिसिपेट्स इन रिलीजियस रिफॉर्म्स, कि अगर सरकार वो रिलीजियस रिफॉर्म्स में भागीदार बन जाए, धार्मिक सुधारों में भागीदार बन जाए, तो इसका सेक्युलरिज्म है क्रेडेंशियल वो कम हो जाता है, मतलब वो उसका वायलेशन होता है, सेक्युलर नहीं रहेगा। दूसरा, स्टेट स्पोर्ट्स और फैसिलिटेट रिलीजियस एक्टिविटी, अगर राज्य है वो रिलीजियस एक्टिविटी है उसको सपोर्ट करना या फैसिलिटेट करना स्टार्ट कर दे, तो फिर सेक्युलरिज्म है वो वायलेट हो जाएगा, मतलब धर्मनिरपेक्षता वो चली जाएगी। तो जो भारत का मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का,
वो दो स्टेटमेंट है, उससे कौन सी से प्रभावित होगा, मतलब उससे नुकसान होगा, तो ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इनफैक्ट, और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में भी आना बहुत जरूरी है, सेक्युलरिज्म का सिद्धांत, इससे आपको ये भी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव है इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है ये नन ऑफ दीज? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे भी आप देखेंगे, स्टेट पार्टिसिपेट इन रिलीजियस रिफॉर्म, ट्रिपल तलाक में स्टेट ने पार्टिसिपेट किया। किसने? सरकार ने बैन लगाया, ट्रिपल तलाक एक गलत प्रथा थी। और भी इसके अलावा जो गलत प्रथा होती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, या कहीं पे भी हो, उसमें अगर कानून बनाकर उसको रोका जाता है, जैसे कि बलि का मामला है, बलि होती है, आपको पता होगा ना, बच्चों की बलि, भेड़ की बलि, बकरी की बलि, उसकी बलि, ये बलि, तो उसको रोकना, ये इसका मतलब कि जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसमें रिलीजियस रिफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? रिलीजियस रिफॉर्म्स है, इसको वर्ड को भी आपको ढंग से पढ़ लेना चाहिए। तो ये रिलीजियस रिफॉर्म है, उसमें स्टेट है रोल अदा करता है, एक तो ये चीज है। दूसरी क्या है कि जो स्टेट है सपोर्ट करता है, जैसे कि वैष्णो देवी, अगर कोई वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड है वो मैनेज सरकार द्वारा होता है। जो हज जाते हैं लोग, हज जाते हैं, तो उसके लिए भी सरकार कहीं की फंडिंग भी करती है, सरकार का फंडिंग भी करती है। अगर आप और भी राज्यों में जाएं तो कहीं की सरकार उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो आप ये, भारत का जो है ना, भारत सभी धर्मों का समान आदर करेगा, ये है। लेकिन इसका मतलब ये ना सभी धर्मों से अलग हट जाएगा, ऐसा नहीं है भारत का मॉडल। वो आदर करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिविज्म वाली बात है, पैसिविज्म वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, द टर्म सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉइज, जहां पे सोशलिस्ट वर्ड है प्रीएम्बल में, इसका मतलब क्या है? प्रीएम्बल में, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सोशलिस्ट है, समाजवादी, उसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट स्ट्राइव टू मेंटेन a more equitable distribution of wealth in a society. Government should regulate and facilitate the equitable ownership of factors of production to achieve desirable socio-economic objective. तो आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। सोशल का भारत का जो सोशलिज्म, आगे एक क्वेश्चन आएगा कि भारत का जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, तो इससे भी आपको थोड़ी और क्लैरिटी होगी, एक क्वेश्चन आगे और आएगा। यहां जो क्वेश्चन है कि भारत का, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सरकार है उसकी कोशिश होगी समाज में वेल्थ बराबर हो, इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स ला गए थे एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स में ला गए थे। उसके अलावा क्या है कि कुछ एक कमीशन बने, जैसे एससी को, अगर कोई एससी कम्युनिटी है वो खोलना चाहती है, गरीब है, खोलना चाहते हैं, कोई उद्योग धंधे खोलना चाहती है, सरकार उसको सपोर्ट करती है अलग से। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें हैं इसमें। सरकार कुछ एक चीजें करती है, ठीक है, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन है समाज में वेल्थ का वो बराबर हो। गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है इक्विटेबल ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू अचीव डिजायरेबल सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। हालांकि 1991 के बाद में ये जो तो थोड़े फैक्टर है वो ढीले हुए हैं। पहले क्या होता है, सरकार कंट्रोल करती थी कि आपको लाइसेंस इससे ज्यादा बनाने का नहीं मिल सकता, इससे ज्यादा बनाने का नहीं मिल सकता था। हालांकि जब से ये दौर स्टार्ट हुआ 1991 का, ये थोड़ा डायल्यूट हुआ है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में भी ये है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी आप बोल सकते हैं कि उसका एक ये प्रतिपादन करता है। विच ऑफ दीज आइडियल और वैल्यू कैन बी फाउंड बोथ इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटी। क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ दीज आइडियल, यहाँ पे कौन कौन से आइडियल हैं, कौन कौन से आइडियल हैं या वैल्यू हैं जो कि बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब सरकार को क्या क्या करने हैं, और फंडामेंटल ड्यूटी नागरिकों को क्या क्या करने हैं। तो दोनों को जो करने वाले हैं, उस निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है उसमें कॉमन चीज क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रमोटिंग हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी, चेरिशिंग एंड अपहोल्डिंग नोबल आइडियल दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, नन ऑफ द अबव। तो जो दोनों में आपको नजर आएगा ना, दोनों में ये है ए वाला आंसर। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, दोनों में वो कॉमन है। आगे देख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी जिसको बोलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दी है लीडर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड। अब पहली स्टेटमेंट यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन है वो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी होता है, जिसकी कि 1/10 से टोटल जो स्ट्रेंथ है हाउस की उससे कम नहीं होनी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन ये क्राइटेरिया ये है कि 1/10 सीट है उससे कम होनी नहीं चाहिए, जितनी की टोटल स्ट्रेंथ है। मान लो टोटल स्ट्रेंथ है वो 550 है, ठीक है, 545 है, तो वो 55 से कम नहीं होनी चाहिए।
दूसरा है इट इज ए कंस्टिट्यूशनल पोस्ट का, ये कंस्टिट्यूशनल पोस्ट है। इट हैज ए क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग की अपॉइंटिंग, सच एज सीबीआई का डायरेक्टर बनाना हो तो लीडर अपोजिशन की भूमिका आएगी, और सीवीसी को अपॉइंट करना हो तो भी इसकी भूमिका आएगी। तो क्या ये बात सही है? तो इसमें तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है, दूसरी गलत है, ये स्टेटरी पोस्ट है। ये दूसरी क्या है? गलत है, क्योंकि ये स्टेटरी पोस्ट है, अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट है। वो एक सैलरी और अलाउंस एक्ट बना था 1977 में, उसके जरिए ये एक्ट बनाया गया, स्टेटरी पोस्ट कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसकी भूमिका होती है लोकपाल में और सीआईसी में भी होती है। आगे देख लेते हैं, बीजू जनता दल है वो रीजनल पार्टी है इंडिया की। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो बच्चे रट्टे मारे उनको दिक्कत आ सकती है इस तरह क्वेश्चन में भी। बीजेडी, जिसका फुल फॉर्म है बीजेडी, हो सकता है कईयों को बीजेडी पता हो, तो ये बीजू जनता दल है। ये एक्चुअल में पॉलिटिशियन थे, उनके बेटे हैं नवीन पटनायक, उन आजकल वो मुख्यमंत्री है। बताना आपको किस राज्य के मुख्यमंत्री है वो, ये भी बता सकते हैं यहाँ पे। तो ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। ये क्या है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। आगे देख लेते हैं, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट ड्यूरिंग द टेन्योर, 2001 से लेकर 2014 तक वो मुख्यमंत्री रहे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ एक क्वेश्चन है आसान भी है जिससे कि सारे लोग पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन ज्यादातर 80% 70% क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा हायर लेवल की तैयारी करवाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके एक लंबे समय तक, वो आरएसएस के एक्टिव मेंबर, हिंदू, जो कि हिंदू नेशनलिस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सदस्य भी रहे हैं, ठीक है। भारत के वो 14वां और करंट प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हु इज द ओनली प्रेसिडेंट इन यूएस हिस्ट्री टिल डेट टू हैव सर्व 2 नॉन कंसेक्यूटिव टर्म एज यूएस प्रेसिडेंट। आप पिछले क्वेश्चन में एक चीज ये भी देख सकते हैं कि वो जो दूसरी पूरी सरकार, मतलब लगातार जिसको कि 2 बार बहुमत मिले, फुल मेजोरिटी वाली, वो पहले प्राइम मिनिस्टर है। पहले प्राइम मिनिस्टर है कांग्रेस के अलावा, आउटसाइड कांग्रेस, कि जिसको 2 बार लगातार फुल मेजोरिटी मिली है। Who is the only president in US history till date to have served 2 non-consecutive term as US president? कि लगातार 2, यूएस में प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। जैसे मान लो ट्रंप है, ट्रंप अगली बार में मुख्य राष्ट्रपति बनते हैं तो 4 और 4 8 साल हो गए, ठीक है। तो लगातार 2 बार इस तरह से कोई मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति बनता है, तो उसकी बात हो रही, उसकी बात नहीं। यहाँ पे है कि जो लगातार नहीं बने, लेकिन बने, एक टर्म बीच में चली गई थी उनकी, ठीक है, एक छोड़कर एक बने थे, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रोवर क्लीवलैंड। ग्रोवर क्लीवलैंड है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और ये 22वें और 24वें राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूटीन सेशन इन द इंडियन पार्लियामेंट। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है, निम्नलिखित में से कौन सा रूटीन सेशन है इंडियन पार्लियामेंट का नहीं है, ठीक है। कौन सा सेशन नहीं आता? मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, बजट सेशन और समर सेशन। तो इसमें जो 3 लिखे हुए हैं कौन सा नहीं है इसमें? वो समर सेशन इसमें नहीं होता। समर को एक्चुअल में मॉनसून सेशन ही बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो समर नहीं है, वो मॉनसून सेशन है। ये इसका एक किस्म से होता है, 3 होता है। इसमें जो बजट सेशन होता है सबसे लंबा चलने वाला होता है, सबसे लंबा चलने वाला होता है। 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 3 सेशन है। तो क्या इस बार भी मॉनसून सेशन होगा? ये आपके सामने एक प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन भी है, देखना है कि क्या होने वाला है इस बार। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कमेटी ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द आर्टिकल रिलेटिंग टू। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट में जो कमेटी होती है, पार्लियामेंट में कमेटी बनती है ताकि किसी मुद्दे पे स्पेसिफिक पे, कुछ स्थायी कमेटियां होती है, एडोक होती है, कुछ परमानेंट कमेटियां होती है, ठीक है। तो बताना आपको कि जो ये कमेटी बनती है इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, मतलब इसकी पावर कहां से आती है। तो वो प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर उससे आती है, मतलब विशेषाधिकार होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स का उसी के अनुसार। जैसे कि एक कमेटी ने आरबीआई के गवर्नर को तलब किया था, मतलब आरबीआई के गवर्नर को बुलाकर पूछताछ करना, भैया ये नोटबंदी आपने की वो आपको पता कैसे चला, आपने ऑब्जेक्शन किया नहीं किया। तो उर्जित पटेल को इस कमेटी ने बुलाया, बताना है कि ये पावर कहां से आई। तो प्रिविलेज जो पार्लियामेंट मेंबर है, क्या अगर मान लो वो नहीं आते तो उनको कितनी सजा हो सकती थी? क्या वो 6 महीने की सजा हो सकती थी? तो प्रिविलेज जो पार्लियामेंट मेंबर का मतलब एक तो स्टेटमेंट ये हुई। दूसरा क्या है कि पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। क्या है कि पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग
इट्स प्रोविजन एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस की पार्लियामेंट की अथॉरिटी है जिससे कि वो रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, उससे उसके पास पावर आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मैंने ऊपर वाले का हिंट दे दिया कि उर्जित पटेल को नोटबंदी के केस में बुलाया गया कि बताओ भैया क्या क्या प्रोसीजर अपनाया गया। ठीक है, वो किसी को भी बुला सकते हैं। मनमोहन सिंह को भी बुलाया था, जो वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे उस टाइम में, मतलब जब ये मोदी के टाइम में एक कमेटी बैठी थी, इंक्वायरी कर रही थी, तो उनको बुलाया गया था। तो इस तरह से किसी को बुला सकते हैं, अगर कोई ना है तो उसको सजा भी दे सकती है ये। और ये जो पावर होती है 105 आर्टिकल और 118 आर्टिकल के तहत मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रीजन फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट सिस्टम? क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत ने पार्लियामेंट सिस्टम को अपनाया क्यों? एक तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति होगा। अगर भारत में राष्ट्रपति वाला सिस्टम होता तो क्या होता? तो उस टाइम में क्या हो सकता था? खतरनाक चीजें कि हो सकता है यूपी और बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहीं से एक रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट चलता कि हम मतलब यूपी बिहार को एक कंबाइंड सा इस तरह से करके एक कोई प्रधानमंत्री बनने की कोशिश हो सकती थी। दूसरी ये भी हो सकती थी हिंदू प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो वाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती थी। रीजनलिज्म है, धर्म के आधार पर है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो भारत बहुत ज्यादा वास्ट वैरायटी वाला कंट्री है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस पे आर्ग्यूमेंट किया तो उन्होंने यही बोला कि इतनी ज्यादा वैरायटी वाला देश कोई नहीं है वर्ल्ड में। इतने धर्म है, इतनी जाति है, कोई हिंदी, फिर कोई ये भी हो सकता था हिंदी स्पीकिंग वाला ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, फिर ये मुद्दा उठा देते। ठीक है ना? तो ये नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी है, प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारे फैक्टर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से भारत में पार्लियामेंट सिस्टम है वो अपनाया गया, चाहे राज्य हो या केंद्र हो, दोनों जगह पे। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और इस पे थोड़ा आप पूरी आपके पास पीडीएफ होगा, उसको ये भी देख लीजिए कि जो प्रॉब्लम क्या आती है, अमेरिका में कौन सी प्रॉब्लम का फेस हो रहा है। आज के टाइम में अमेरिका है जो कोरोना के टाइम में एक प्रॉब्लम फेस किया प्रेसिडेंशियल सिस्टम की वजह से। वो कौन सी प्रॉब्लम है वो आप थोड़ा सोचिए, समझिए, अखबार भी पढ़िए। ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद मैं करंट अफेयर स्टार्ट करूंगा, उसमें इस तरह के जटिल मुद्दे हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा, या मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर्स या सोशोलॉजी टाइप के लेक्चर वो आप देख सकते हैं फ्रंटियर आईएएस के प्रोग्राम में। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स? क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट, कि किस हालात में सरकार, केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को डायरेक्शन दे सकती है, भैया ये आपको करना है। तो एक कौन सा है कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवे विद इन द स्टेट, और तीसरा है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। किसमें सरकार है, केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को डायरेक्शन दे सकती है। इन जो पर्टिकुलर सिचुएशन है इसमें दो ऊपर वाले हैं वो करेक्ट है, दो ऊपर वाले करेक्ट हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां कम्युनिकेशन का मतलब ये संचार से रिलेटेड, मान लो बीएसएनएल, एमटीएनएल या कोई डिफेंस की ऐसी प्रणाली है जो कि कम्युनिकेशन से, डिफेंस का कम्युनिकेशन थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो वो कहीं कहीं पर्टिकुलर राज्य में टावर स्थापित करना चाहता है, तो उसको मना नहीं कर सकता, केंद्र ने डायरेक्शन दिया राज्य को करना ही करना है। ऐसे ही कोई रेलवे लाइन जानी है या रेलवे की कोई पटरी या स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, राज्य मना नहीं कर सकता उसको, राज्यों को डायरेक्शन दी जाएगी इनको इसका रास्ता खोलो और इसको चलवाओ। ठीक है, तो ये माननी पड़ती है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता केंद्र का। ठीक है, पूरी जानकारी आप चाहें तो ये पढ़ भी सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर करेक्ट? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर। ठीक है, इफ देयर इज ए स्टिल आउटस्टैंडिंग एनी पार्ट ऑफ ए लोन मेड टू द स्टेट बाय द सेंटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर केंद्र सरकार ने लोन दिया है, केंद्र सरकार ने लोन दिया किसको? राज्य सरकार को, और उसका कुछ हिस्सा लोन का बकाया है, तो उस टाइम में आमतौर पर सारे राज्य सरकारों के पास ही केंद्र का लोन होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है क्या राज्य सरकार अगर कोई लोन उठाना चाहे, कहीं से लोन लेना चाहे, तो क्या ले सकती है? क्या नहीं ले सकती। कब तक नहीं ले सकती? जब तक कि केंद्र की मजबूरी, केंद्र से अनुमति न हो। तो पहली स्टेटमेंट यह है कि केंद्र की अनुमति के बिना सरकार लोन नहीं दे सकती अगर उसके ऊपर केंद्र का कर्जा है। तो पहली बात तो ये। दूसरी स्टेटमेंट है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट है कैन नॉट मेक लोन्स टू एनी स्टेट और गिव गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन रेज्ड बाय एनी स्टेट। यहां पे दूसरी स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है कैन नॉट मेक लोन टू एनी स्टेट कि वो किसी भी राज्य को मतलब किसी राज्य को लोन नहीं दे सकती या गारंटी नहीं दे सकती अगर वो राज्य है वो लोन लेता है कहीं से तो। ठीक है, तो बी इसका दूसरी स्टेटमेंट। बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राइट आंसर है ए। राइट आंसर क्या है? ए। देखो पहली स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो दूसरी तो अपने आप ही गलत होगी। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार राज्यों को लोन दे सकती है, तो यही तो पूछ रहा है। दूसरे में दूसरी स्टेटमेंट बोल रहे कैन नॉट गिव लोन, तो पहले में क्या है कि वो दे सकती है, तो पहली अगर करेक्ट है तो दूसरी गलत हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो राज्य सरकार है वो केंद्र से लोन ले सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे भी सकती है और गारंटी भी दे सकती है। अगर वो कहीं और से लोन लेता है तो केंद्र सरकार की गारंटी के ऊपर लोन लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट ए करेक्ट होगी। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आ रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। क्वेश्चन यहाँ पे आगे आपके सामने आया है कि सरकारिया कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन क्या है। सरकारिया कमीशन का संबंध किससे है? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये भी पता होना चाहिए। हमारी जो सीरीज है उसमें बहुत बार जिक्र भी आया सरकारिया कमीशन का, तो यहाँ पे उसी तरह से मामला है कि आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड वेरी स्प्रिंगली इन द एक्सट्रीम केसेस एज द लास्ट रिजॉर्ट व्हेन ऑल द अवेलेबल अल्टरनेटिव फेल। कि 356 का प्रयोग है, आर्टिकल 356 है, मतलब केंद्र राष्ट्रपति शासन बहुत ही रेयर सिचुएशन में लगाना चाहिए जब कोई भी रास्ता न बचा हो। अब ये नहीं है कि जब मन किया राष्ट्रपति शासन लगा दिया, पहले ऐसा हो जाता था। When the president withholds his assent to the state bill, region should be communicated to the state government। यहां पे क्वेश्चन ये बन रहा है बी का, बी स्टेटमेंट ये है कि प्रेसिडेंट है स्टेट बिल को विदहोल्ड, ये रिकमेंडेशन क्या थी सरकारिया कमीशन की कि प्रेसिडेंट है विदहोल्ड करे स्टेट बिल को, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट को बताए कि रीजन क्या है इसके पीछे। ऐसा नहीं है बिना रीजन किए बैठे हुए लेकर। State should consult the state before making a law on a subject of the concurrent list। कि स्टेट को राज्यों से कंसल्ट करना चाहिए जब वो कंकरेंट लिस्ट पे कोई लॉ बनाता है। ऐसा नहीं है कि पहले लॉ बना दिया कोई राज्यों से बात नहीं की। ऑल ऑफ दीज, तो क्या ये सभी रिकमेंडेशन थी उसकी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। ये सभी रिकमेंडेशन है वो सरकारिया कमीशन की थी। ठीक है, तो आप चाहे तो पूरी पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या और मुख्य रिकमेंडेशन थी, वो जरूर पता होना चाहिए आपको मुख्य रिकमेंडेशन क्या थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट्स सोशल जस्टिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द स्टेट प्रमोट दिस आइडल। मतलब कि सामाजिक न्याय की वकालत करता भारत का संविधान। सामाजिक रूप से न्याय होना चाहिए। एक इकोनॉमिक जस्टिस होता है, एक होता है सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस क्या होता है? जैसे रिजर्वेशन देना एससी एसटी को, जो कि दबे कुचले पीछे जिनके भेदभाव हो रहा था, वो वाले सोशल जस्टिस होते हैं। आमतौर पर क्या होता है, जो अपर कास्ट के स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भी रिजर्वेशन, तो वो क्या सोशल जस्टिस को भूल जाते हैं, इकोनॉमिक पे आ जाता है, गरीब को मिलनी चाहिए, गरीब को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सोशल जस्टिस भी एक इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक जस्टिस एक अलग चीज है, सोशल जस्टिस एक अलग चीज होता है। एक गरीब आदमी भी एक, मतलब कहने का मतलब है कि एक अमीर है उसके साथ भी अन्याय हो सकता है सोशली। In this context, which of the following action of state promotes this ideal? Providing मुद्रा लोन, क्या मुद्रा लोन का देना सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना है? प्रमोटिंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हस्तशिल्प उद्योग है उसको बढ़ावा प्रमोट करना, क्या वो सोशल जस्टिस का है? सोशल जस्टिस का मतलब कई मायनों में हो सकता है, सिर्फ कास्ट से रिलेटेड नहीं, कई मायनों में हो सकता है। समाज में जो इक्वल नहीं है उनको बराबर कैसे लाया जाए। प्रोवाइडिंग मिड डे मील टू स्कूल चिल्ड्रन, तो स्कूल चिल्ड्रन को मिड डे मील प्रोवाइड करना। और प्रमोटिंग अफोर्डेबल हाउसिंग अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। इंप्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन नॉर्म्स, कि राइट टू एजुकेशन है उस नॉर्म्स को सरकार ने बनाए हैं उनको इंप्लीमेंट करना, क्या वो सोशल जस्टिस आता है? मतलब कि जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं लोग, उनको अगर राइट टू एजुकेशन मिले तो क्या वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट है। बताओ कि सोशल जस्टिस है निम्नलिखित में से किन किन चीजों को प्रमोट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये सारी चीजों को प्रमोट करता है, ये सारी चीजों को प्रमोट करता है सोशल जस्टिस। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि अगर मान लो किसी को मुद्रा लोन मिलता है, तो किसी को भी मुद्रा लोन मिलता है, वो सारे के सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, लोअर तबकों को अगर फायदा होता है, तो सभी क्लास है उसको फायदा होगा। वो
सभी क्लास को फायदा हो जाएगा। तो इस संदर्भ में आप इसको जरूर देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, और ये आप चाहें तो आर्टिकल भी देख सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है कौन कौन सी आर्टिकल है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आप वो चाहें तो वो भी देख सकते हैं। नेम द ओनली यूएस प्रेसिडेंट हु आल्सो सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताओ कि जो उनके वहां पे चीफ जस्टिस भी रहे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हावर्ड टाफ्ट। ठीक है, वो 27वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। विच फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अंडर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने भारत के, आपको यह बताना है कि उस टाइम में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी, तो और जो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम में थे चौधरी देवीलाल जो कि प्रधानमंत्री थे। बताना आपको कि मोरारजी देसाई के टाइम में वो कौन थे, तो यहाँ पे चौधरी चरण सिंह है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौधरी चरण सिंह है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे देख लेते हैं कि हु वाज इनवाइटेड बाय द लॉर्ड वावेल टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1946। लॉर्ड वावेल ने भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए किसको आमंत्रित किया था? तो अंतरिम सरकार बनाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1946 में ये बनी थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम गवर्नमेंट है भारत की ये बनी थी, जो कि फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन ऑफ इंडिया। जो संवैधानिक सभा बनी थी उन्हीं मेंबर से यहाँ पे सरकार बन गई थी, और इसका जो काम था वो असिस्ट करना था जो ट्रांजिशन हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, जो ब्रिटिशर्स जा रहे थे और ये इंडिपेंडेंस बन रहे थे। और जो अंतरिम सरकार है वो 15 अगस्त 1947 तक ये रही थी। ठीक है, द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द टू नेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आगे देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताना है। तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री है उसका नाम आपको बताना है। बताओ क्या नाम है उनका? आपको ये नाम सुना सुना लगेगा, लेकिन वो ये अलग नाम है, वो अलग नाम है, मतलब आदमी अलग अलग है लेकिन नाम सुना सुना लगेगा आपको। इसका राइट आंसर है नित्यानंद स्वामी है। वो 9 नवंबर 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 से एक तक है वो ये उत्तराखंड के, जो कि पहले उत्तरांचल था, उस टाइम में वो मुख्यमंत्री रहे थे। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द दिस स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना। अदालत की अवमानना से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? अदालत की अवमानना का जिक्र आपने सुना होगा। ठीक है, अदालत की अवमानना का जिक्र आपने सुना होगा। कंस्टिट्यूशन एम्पावर द जुडिशरी टू इश्यू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस, पहला यह है। सच ए नोटिस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एनी ऑफ द जजेस ऑफ हायर जुडिशरी। विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट। आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट आपसे पूछा अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड कि कंस्टिट्यूशन एम्पावर द जुडिशरी टू इश्यू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस। संविधान ने जुडिशरी को ये इंपावर किया है। दूसरा है, सच ए नोटिस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एनी ऑफ द जजेस ऑफ हायर जुडिशरी, कि ये हायर जुडिशरी के जजेस को ये नोटिस नहीं दिया जा सकता। क्या जज भी जुडिशरी का अवमानना कर सकता है? क्या जज भी जुडिशरी का अवमानना कर सकता है? ये केस है वो जिक्र आया था, ये जस्टिस कानन के टाइम में जिक्र आया था। आपको अगर जस्टिस कानन का नहीं पता है तो आप सर्च कीजिए गूगल में, आपको बहुत सारी इसकी जानकारी मिलेगी, तो वो आपको जरूर सर्च करनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सच ए नोटिस कैन नॉट बी इश्यू, ये इश्यू हो सकता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या गलत होगी? ऊपर वाली सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है? क्योंकि ये जजेस को, हाई कोर्ट वगैरह के जजेस को ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो दिया जा सकता है, नोटिस दिया जा सकता है। ठीक है, और जस्टिस कनन है ये इसका फेमस कलकत्ता हाई कोर्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है, विच ऑफ दीज इज और आर द मेंबर ऑफ ए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA। आपको ये बताना है।
आपको बताना विच ऑफ दीज इज और आर द मेंबर ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कौन कौन से इकोनॉमिक जो कमेटी होती है, इकोनॉमिक अफेयर्स पे कैबिनेट कमेटी होती है, उसके मेंबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये चारों इसके सदस्य होते हैं, चारों इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से सदस्य होते हैं? ये सारे के सारे कंपोजिशन होती है कैबिनेट कमेटी की, बहुत सारे लोग कैबिनेट कमेटी में होते हैं, ठीक है। तो जैसे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, ये सारे इकोनॉमिक अफेयर्स एक बड़ी कमेटी होती है, मतलब पूरा इकोनॉमिक्स का मामला है, वो जितने जितने स्टेक होल्डर वो सारे लगभग इसमें इंक्लूड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज adjourn द लोकसभा हाउस और सुपर सस्पेंड द मीटिंग इन अब्सेंस ऑफ ए क्योरम। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी adjourn द लोकसभा हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन अब्सेंस ऑफ क्योरम। अगर क्योरम मतलब 1/10 सदस्य नहीं है तो कौन उसकी सभा को सस्पेंड कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पीकर। स्पीकर के पास ये पावर होती है, अगर 1/10 मेंबर नहीं आए पूरी संख्या का तो वो उसको adjourn कर देंगे, मीटिंग नहीं हो पाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है। विद रेफरेंस टू द मॉडल पुलिस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। मॉडल पुलिस एक्ट है वो बनाया गया है, आपको ये बताना है कि उससे रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है मॉडल पुलिस से रिलेटेड, ठीक है। तो यह है एक्ट प्रोवाइड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। मॉडल एक्ट सोर्स इन योर वर्किंग डेडिकेटेड स्टाफ फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है सी। जो मॉडल पुलिस एक्ट है वो दोनों ही इस चीज का प्रोविजन है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए पुलिस की, न कि सिर्फ एक डंडे मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, समाज में कुछ सामाजिक दायित्व भी है उनके। और दूसरी बात क्या है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से स्पेशलाइज्ड टीम होनी चाहिए, ठीक है, डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए। ये नहीं है कि उसी को क्राइम के लिए कर दिया, उसी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर दिया। डंडे मारने वाले और सादी वर्दी वाले थोड़े अलग होने जरूरी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप अच्छी तरह से पूरा पढ़ भी लीजिए, बड़ा 2006 में ये मॉडल पुलिस एक्ट बना, ठीक है। Which of the following provisions are covered under the Representation of People Act 1951। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जो प्रोविजन है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में शामिल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पहला है करप्ट प्रैक्टिस एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म ऑफेंसेस, इलेक्टोरल इलेक्शन डिस्प्यूट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये सारे काम है इसके जो ये एक्ट है, एक्ट में सारा वर्णन है कि कौन रजिस्ट्रेशन करेगा, किसका इलेक्शन डिस्प्यूट कैसे सोल्व होगा, करप्ट प्रैक्टिस करता है तो क्या सजा हो सकती है, नहीं हो सकती है। और इसमें बार बार कई बार अमेंडमेंट भी हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अमेंडमेंट भी हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये चारों ही स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट ऊपर वाली करेक्ट है। और ये जो इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, ये एक्ट बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था। अंडर 327 आर्टिकल के तहत ये एक्ट का बनाया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग एफर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। आपको ये बताना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके एफर्ट्स के बारे में चर्चा है निम्नलिखित में। क्या है कि एक है पैसेज ऑफ जमींदारी अबोलिशन एक्ट, पैसेज ऑफ जमींदारी अबोलिशन एक्ट। मान लो आप चाहे तो पहले ये भी पढ़ सकते हैं, विच ऑफ द गिवन अबव गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो सरकार ने कोशिश की है, सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, वो कौन कौन से ऊपर जो 4 कानून है वो ये निश्चित होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो इंप्लीमेंट की गई है, ठीक है। तो पैसेज ऑफ जमींदारी अबोलिशन एक्ट, इनेक्टमेंट ऑफ मिड डे मील, रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा स्कीम। दो 4 है, तो बताओ कौन कौन सा इसमें करेक्ट है। ये इसका राइट आंसर क्या है? चारों ही ये इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। पूरा चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं किस किस आर्टिकल के तहत ये स्कीमें बनाई गई है, स्कीमें एक्ट बनाई गई है। विद रेफरेंस टू सिटीजन चार्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 2011-12 में जो अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था करप्शन वगैरह पे, इस दौरान में सिटीजन चार्टर की बहुत ज्यादा चर्चा थी। हो सकता है जिन बच्चों ने उस आंदोलन को नहीं समझा होगा या देखा नहीं होगा या याद नहीं है, उनको सिटीजन चार्टर को अलग से नया सुना वर्ड लग रहा हो। या फिर क्या है कि जो आप पुलिस थाने में जाएंगे या कहीं कोर्ट में जाएंगे, सेक्रेटेरिएट में जाएंगे, तो सिटीजन चार्टर वहां पे लिखा हुआ मिलेगा और नीचे क्या लिखा होता है, सिटीजन चार्टर का एक बोर्ड टंगा होता है
और जिसमें लिखा होता है कि यह कौन कौन सी सुविधाएं या सेवाएं दी जाती है और कितने समय में दी जाती है, कई जगह पे ऐसा भी लिखा हो जाता है। तो वो होता है सिटीजन चार्टर। आपको ये बताना है कि सिटीजन चार्टर इज लीगली इन्फोर्सेबल होता है क्या, कि हर, अगर मान लो जो लिखा हुआ है वो करना जरूरी है क्या उनके लिए, अगर नहीं है तो सजा हो जाएगी, मतलब जो थाना अध्यक्ष है वो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा क्योंकि उसने सिटीजन चार्टर में लिखा था तो वो इंप्लीमेंट नहीं किया। जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा है द टर्म सिटीजन इन द सिटीजन चार्टर इंक्लूड नॉट ओनली सिटीजन बट ऑल्सो द स्टेक होल्डर, ऑल स्टेक होल्डर। कि जो सिटीजन का मतलब क्या है सिटीजन चार्टर में, क्या सारे सिटीजन मतलब जितने स्टेक होल्डर, भले ही गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी हो, सारे शामिल है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आपको आंसर बताना है क्या होगा इसका। तो राइट आंसर है इसका वो है बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों है बी? क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं, नॉन जस्टिसेबल है। ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, एक डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो अपना इश्यू कर लेता है, लेकिन इसका अगर इम्प्लीमेंट न किया जाए तो वो फोर्सेबल नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? जो अन्ना हजारे का आंदोलन, उसमें कई मांगे थी, इसमें सिटीजन चार्टर था। एक्चुअल में क्या है कि अब देखने को ऐसा लगता है कि वो आंदोलन भी ज्यादातर पॉलिटिकली बन गया, क्योंकि उसके जो कर्ता धर्ता थे, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए दौड़ में था, वो हार गया, फिर वो कोई पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया। तो कहने का मतलब है कि वो तितर बितर हो गए सारे, किसी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ली, तो सारे के सारे लोग हैं कहीं ना कहीं वो इधर उधर सेट हो गए। आगे देख लेते हैं फॉर फाइलिंग पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाली बात है ये इसमें, कि जो सुप्रीम कोर्ट है इन्वोक्स विच ऑफ द जुरिडिक्शन अंडर देम, कि जो पीआईएल फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में हो सकती है, तो बताना है कि किस जुरिडिक्शन आता है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा वो जुरिडिक्शन है, मतलब जुडिशरी में कौन सी चीज है वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन आता है, वो रिट जुरिडिक्शन है, अपीलेट जुरिडिक्शन है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, क्या है वो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो रिट जुरिडिक्शन है। आर्टिकल 32 और 226 जो हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32 क्या सुप्रीम कोर्ट में, इसके जरिए ये रिट जुरिडिक्शन की जा सकती है। ये कॉन्सेप्ट पीएन भगवती और वी आर कृष्णा अय्यर से संबंधित है, उन्होंने इसका पायनियर किया था। और आज के टाइम में इंडिया एक यूनिक कंट्री है जहाँ पे जस्टिस के मामले में इस तरह के लिटिगेशन सीधा आप हायर जुडिशरी में जा सकते हैं। Which of the following information is or are which of the following information is or are generally exempted from RTI Act? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंफॉर्मेशन है वो RTI एक्ट में शामिल नहीं है। इंफॉर्मेशन विच मे कंस्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन विच प्रोवाइड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसको बाधा उत्पन्न करे, उस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। फॉरेन गवर्नमेंट से कोई कॉन्फिडेंस वाली इंफॉर्मेशन है, अमेरिका से कोई खास गुप्त इंफॉर्मेशन आई है भारत के पास में, वो आरटीआई के तहत आप नहीं ले सकते। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जहां तक मामला आता है उसकी से रिलेटेड है, मतलब न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचे, उस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती। पहली स्टेटमेंट ये है। तो क्या कौन सी करेक्ट है? चारों ही स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। आरटीआई के तहत और भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो आप नहीं ले सकते, चाहे तो आप पूरी पढ़ सकते हैं, वरना 3 स्टेटमेंट तो ये है ही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू प्रेशर ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्रेशर ग्रुप होता है, दबाव समूह होता है, तो बताओ कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रेशर ग्रुप कौन सा है? जैसे कि जाट आंदोलन चलता है तो जाट समिति वो प्रेशर ग्रुप वहां मान सकते हैं। और भी इस तरह के होते हैं, किसान समिति होती है, कुछ इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं लड़ती लेकिन पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकता है उनका। ठीक है, तो इट एक्ट एज ए लाइजन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स मेंबर। हिंद मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ एंड लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन आर सम ऑफ द ट्रेड यूनियन इन इंडिया। बताओ कि इसमें कौन कौन सा शामिल है। ठीक है, तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर, दोनों ही इसमें शामिल है, दोनों ही शामिल है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ये सरकार के बीच में और उसके जो मेंबर है बीच में, उनके एक कड़ी का काम करती है, मतलब किसान है और अगर सरकार है तो किसान और सरकारों के बीच में ये कड़ी का काम करती है ये संगठन। ऐसे ही क्या है कि जैसे मजदूर संगठन है तो मजदूर भी अपनी जो आवाज है मजदूरों की वो पहुंचाने का काम करते हैं। अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं। जनरली द फ्लैग ऑफ इंडिया इज फ्लोन एट हाफ मास्ट ऑल ओवर इंडिया इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसकी मृत्यु हो जाने के बाद पूरे भारत में भारत का आधा ध्वज है, आधा झंडा है, वो झुका दिया जाता है। आपने सुना हुआ ना
कि इसकी मृत्यु के शोक में सभी राज्यों की जो कैपिटल है उसमें आधा ध्वज है वो झुका रहेगा। इस तरह की आप स्टेटमेंट सुनते होंगे। तो बताओ वो कब होता है? क्या प्रेसिडेंट की डेथ, वाइस प्रेसिडेंट की डेथ, प्राइम मिनिस्टर की डेथ या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी डेथ के बाद ऐसा होता है? बताओ इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो ये होगा सी, 1 2 3। ये चीफ जस्टिस शामिल नहीं है इसमें, ये एग्जीक्यूटिव वाले लोग हैं, ये एग्जीक्यूटिव वाले लोग। अगर भारत के राष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की अगर डेथ हो जाती है, जैसे कि मान लो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ तक कि कई बार क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री था लेकिन अब वो नहीं है, उस केस में भी आधा जो है झुका रहता है उसके सम्मान में, जिसको बोलते हैं। कुछ एक केसेज होते हैं। अब देखो यहाँ पे तो पूरा जानकारी दी हुई है कि कब कब वो कौन सा ध्वज झुका रहता है। जैसे स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इस केस में दिल्ली में और यूनियन मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वहां पे इसका ध्वज है जहां से वो दिल्ली में झंडा है वो झुका रहेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डेथ होती है या स्पीकर ऑफ लोकसभा की डेथ होती है तो दिल्ली में ही झुका रहेगा। और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की डेथ होती है तो दिल्ली में, और जहां से वो आया है जहां उस राज्य की कैपिटल से झुका रहता है। लेकिन जो जयललिता की डेथ हुई थी उस टाइम में सभी राज्यों की कैपिटल और यूनियन टेरिटरी का जो हेडक्वार्टर है वहां पे आधा ध्वज है वो झुका दिया गया था। तो ये भी आप थोड़ा देख सकते हैं कि अलग सिचुएशन क्या है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुआ था, आपको यह बताना है कि उस टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है JB कृपलानी थे, वो उस टाइम में उसके अध्यक्ष थे। और वो बाद में इमरजेंसी में भी ये शामिल हुए थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में भी ये शामिल थे। तो कई जगह पे उन्होंने और भी भाग लिया था। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, न्यायाधिकारी फॉर ए ग्राम न्यायालय इज अपॉइंटेड बाय, ग्राम न्यायालय का एक न्यायाधिकारी अपॉइंट करने के लिए कौन अपॉइंट करता है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करता है, या गवर्नर करता है कंसर्न हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद, स्टेट गवर्नमेंट करती है कंसल्ट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, या डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ग्राम न्यायालय है उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हमारे जो सीरीज है इसमें कई बार इसका जिक्र पहले भी आया है, ठीक है, इसके लिए एक एक्ट भी बनाया था। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसका राइट आंसर क्या है? ये सी, ग्राम न्यायालय एक्ट है। उसके बारे में चाहे तो आप थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं, इससे आपको और जानकारी इस पे हो जाएगी। और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, वो फर्स्ट क्लास होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। आपको यहाँ पे बताना है कि जो एडवाइजरी जुडिक्शन होता है, एडवाइजरी जुडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है। तो एक है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव ओपिनियन ऑन ऑल मैटर्स दैट द प्रेसिडेंट में रेफर टू। राष्ट्रपति जब उनको मैटर रेफर के लिए बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो सभी मामलों पे कोई बाउंड नहीं है कि ओपिनियन दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। जब ये कोयला आवंटन, ये कोयला का आवंटन कैसे होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज का आवंटन कैसा होना चाहिए, यूपीए सरकार ने, या आखिरी बार की बात बता रहा हूं कि कब प्रेसिडेंट ने अपना इस्तेमाल किया था आर्टिकल 143 के तहत ये पावर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अपना वो राय मांगी थी। तो अगर आपको याद हो, इस पर आप देख भी सकते हैं, सर्च कीजिए गूगल पे, आपको थोड़ी और जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम में, तो एक भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर से आरोप लग रहे थे। जुडिशरी थोड़ी सी स्ट्रांग थी क्योंकि गवर्नमेंट है वो कोalition गवर्नमेंट पे आमतौर पे भारी हो जाती है। तो एक जज का फैसला था जिसकी वजह से सारा बवाल ये एक्चुअल में क्या है कि भ्रष्टाचार का वो मचा था। उसके जजमेंट से, जस्टिस बनर्जी थे, उसके जजमेंट से मचा था। उसके बाद एक और जो जज बेंच बैठी, तो उन्होंने उसका ठीक उल्टा फैसला दे दिया, जो कि यूपीए सरकार के पक्ष में था, और पहले वाले ने यूपीए के अगेंस्ट बोला, लेकिन वो दूसरा फैसला ही दब गया। और फिर क्या है कि उन्होंने फिर राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से बोला कि भैया आप क्लियर करो ये सारी चीजें। तो ये मामला वहां पे आया था। अगर आप थोड़ा करंट अफेयर और इसको भूमिका को समझना चाहते हैं तो दूसरी स्टेटमेंट है, ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। कि एक तो क्या कि सभी मुद्दों पे वो दे न दे राय अपनी कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात है, अगर वो राय देंगे राष्ट्रपति के लिए मानना न मानना ये बाध्य नहीं है। बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ये दोनों ही स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति की मर्जी है माने न माने, और कोर्ट की भी मर्जी है दे या न दे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसका पूरा। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ कमीशन इज और आर करेक्ट। आपको बताना कि लॉ कमीशन है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट। आपने लॉ कमीशन का जरूर जिक्र सुनना होगा या पहले भी हमारी प्रेजेंटेशन में आया है, और आप थोड़ा सर्च कीजिए इसके ऊपर। ये एक स्टेटरी बॉडी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाइम क्रिएट होती है। क्या ये बात सही है क्या? दूसरी है कि कमीशन है वाज ओरिजिनली कंस्टिट्यूटेड इन 1955। जो लॉ कमीशन है स्टार्टिंग में 1955 में बना था, और हर 3 साल के बाद ये बनाया जाता है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट, बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली गलत है। ये स्टेटरी बॉडी नहीं है, ये क्या है? ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब सरकार इसकी बनाती है, ऑर्डर गवर्नमेंट का होता है, उसके जरिए ये बनती है। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो पूरा पढ़ भी सकते हैं। और पहले जो अटॉर्नी जनरल थे, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, वो पहले इसके MC शीतलवाल है, वो चेयरमैन बने थे। 1955 से ये काम कर रहा है। आगे देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब दुनिया भर की पार्टी, 700-800 के आसपास पार्टी है। कभी तो ये भी नहीं पता चलता ये भी पार्टी है क्या। जब इलेक्शन लड़ने का टाइम आता है तो आपने देखा होगा अजीबो गरीब विचित्र पार्टियां आपके सामने आती है, पता भी नहीं चलता कि ये पहले भी थी क्या। कोई आजाद दल है, कोई पता नहीं ये दल, कोई वो दल। बताना आपको कि इट इज अ सिस्टम इन विच मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम रन फॉर नेशनल इलेक्शन। ठीक है, तो एक तो पहली स्टेटमेंट तो ये है कि ये ऐसा सिस्टम है जहां बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है वो भाग लेती है। दूसरा, कॉन्सेप्ट ऑफ कोalition ऑफ फ्रंट इज एसोसिएटेड विद मल्टी पार्टी सिस्टम, कि कोalition का जो तजुर्बा है, कई बार 27 पार्टियों की सरकार, कभी 13 पार्टियों की सरकार, इस तरह की आपने देखा होगा। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम का प्रतीक है। इंडिया फॉलोज ए मल्टी पार्टी सिस्टम इन इलेक्शन। क्या इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है या 2 पार्टी अमेरिका की तरह अलाउ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो आपको डी है। तीनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट, आसान सा है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैव द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा इन देयर अपॉइंटमेंट कमेटी। क्वेश्चन को समझिए, इसमें गड़बड़ हो सकती है आपसे। क्वेश्चन को समझिए, इसमें गड़बड़ हो सकती है। क्वेश्चन क्या है और बहुत इंटरेस्टिंग है। Which of the following bodies have the leader of opposition in Rajya Sabha in their appointment committee? कि निम्नलिखित में से जो आपको जो कमीशन है या जो बॉडी है, इसमें इसको अपॉइंटमेंट करते टाइम में, इनको अपॉइंटमेंट करते टाइम में राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है, वो भी मेंबर होता है अपॉइंटमेंट के टाइम में राय देने में। जैसे हमने थोड़ी देर पहले CBI का, CBC का जिक्र किया था, लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसकी बात हुई थी। यहाँ पे राज्यसभा में अपोजिशन लीडर है, बताओ चारों में से किसमें होता है? चारों में से किसमें होता है राज्यसभा का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। इसमें राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है जब इनको अपॉइंट किया जाता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो कि एक स्टेटरी बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत ही इसमें बनी है। आगे देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स और फंड इज आर ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग है, किसके अकाउंट्स का ऑडिट करता है, किसके अकाउंट्स या फंड्स का ऑडिट करता है? कैग का काम निम्नलिखित में से किस किस के ऊपर है? तो कैग का निम्नलिखित में काम है, क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसकी स्क्रूटनी करता है, कंटीजेंट फंड ऑफ इंडिया की स्क्रूटनी करता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की करता है, या इन चारों की करता है, या इनकी चारों की करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन चारों की करता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसका जिक्र पहले बहुत आया था। 2013 के बाद निर्भया जो कांड हुआ था उसमें कोई एक बंदा है जो 18 साल से कम था, लेकिन वो सबसे ज्यादा खतरनाक था उस पर्टिकुलर में, जो कि निकल कर आई थी बात। तो वहां पे क्वेश्चन, महिला जो ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, उन्होंने एक आवाज उठाई कि किसको हम नाबालिग माने, जो सबसे खतरनाक है। 18 साल से नीचे वाले रेप बहुत ज्यादा कर, ये तो बहुत खतरनाक है।
और कई तो ऐसे होते हैं गांव वगैरह में कि जो 20-22 साल के भी 18 साल की सर्टिफिकेट लिए घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मामला उस तरह की चीजों से भी ये निकल कर आता है। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उस तरह कुछ स्टेटमेंट है। क्या ये स्टेटरी बॉडी है, क्या ये मंत्रालय के काम करती है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के? और एज पर द कमीशन डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इंक्लूड दोज अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, कि 18 साल से जो कम के उन्हीं को चाइल्ड मानती है, और ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या क्या सही है या कौन सा स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी, तीनों स्टेटमेंट है इसकी वो करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये एक्ट कब बना था? एक्ट बना था 2005 में ये एक्ट बना था, लेकिन 2007 में इस कमीशन ने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑन चाइल्ड है, उसको भी संज्ञान में लेकर ये काम करती है। आगे देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का जिक्र आपने सुना होगा, नाम सुना होगा। इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Union Minister of Agriculture serves as its president. It has published an integrated mobile app called किसान और या ऑल ऑफ द वो। बताओ कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है इसमें सही है, कौन कौन सी स्टेटमेंट है इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो डी है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट, आप चाहें तो इसको तीनों को याद भी रख सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। हमने तो इकट्ठा क्वेश्चन बना दिया, लेकिन इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि ICAR के जो प्रेसिडेंट है, यूनियन मिनिस्टर होते हैं, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मर वेलफेयर के लिए और मिनिस्ट्री के लिए काम करती है। ठीक है, और इसके अलावा एक ऐप भी है जिसको कि किसान ऐप बोला जाता है, कृषि इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन फॉर एग्री ऐप नेविगेशन। ठीक है, जो कि किसानों की मदद के लिए काम करती है देश में। आगे देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैसूर प्रोविंस हैड सेंट द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर टू कंस्टिट्यूशन असेंबली, कि संवैधानिक सभा में, संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो भेजे थे किसी ने, तो मैसूर प्रोविंस है उससे आए थे, प्रिंसली स्टेट में से सबसे ज्यादा मेंबर। दूसरा है प्रोविजनल पार्लियामेंट है, वो अप्रैल 17 1952 से काम करना उसने बंद कर दिया था। मतलब जो संवैधानिक सभा है वो प्रोविजनल पार्लियामेंट का भी काम कर रही थी जब तक इलेक्शन नए नहीं हुए थे। वो 17 अप्रैल 1952 से उसने काम करना बंद कर दिया। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? कि 7 मेंबर मैसूर से, जो कि हाईएस्ट थे, इतने प्रिंसली स्टेट थे उसमें, और 17 अप्रैल तक इसने काम किया था 1952 में, और मई 1952 से नया हाउस चुनकर आ गया था। Which of the following is or are some of the criticism regarding constitution assembly? संविधान की जो संवैधानिक सभा बनी थी उसकी आलोचना होने के पीछे क्या क्या रीजन है? उसकी आलोचना होती है तो क्या क्या रीजन है? कहने का मतलब उसके नेगेटिव साइड क्या है? तो डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, एक ही पार्टी की डोमिनेशन थी, क्या ये बात सही है? लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, मतलब कि जहां पे वकील और राजनीतिज्ञ ही थे, इसलिए संविधान की जो लैंग्वेज है बड़ी घुमा फिरा कर है, लैंग्वेज है घुमा फिरा कर है। डोमिनेटेड बाय हिंदू, और ज्यादातर हिंदू थे, मतलब जो बाकी कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं मिला। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बात सारी सही है, ये तीनों इसके आलोचना के हकदार है ये संवैधानिक सभा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट इज और आर करेक्ट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, इट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। बताओ निम्नलिखित में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, और फंडामेंटल राइट का गारंटी प्रोवाइड करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और वह है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वुड लॉस इट्स क्रेडिबिलिटी। क्वेश्चन यहाँ पे है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वुड लॉस इट्स credibility if it is heavily based on the constitution of another nation. The people behind framing the constitution were unelected. It centralizes power from the federal unit into the union government. It is not based on secular ideas. देखो, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो जनता द्वारा चुनी हुई चीजों को, लोकतांत्रिक वाली चीजों को बात कर रहे हैं। या डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इस नजर से देखना आपको। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है
वो अपनी विश्वसनीयता खो देगा। कब? जब उसके मेंबर है वो चुने हुए नहीं होंगे। जब उसके मेंबर चुने नहीं होंगे, मतलब कहीं से और से आ जाए। तो अगर भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, अगर उसके बंदे हैं चुनकर नहीं आते हैं, हालांकि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था उस टाइम में, लेकिन अगर चुनकर नहीं आते और वो क्या है कि ब्रिटिशर्स के अपॉइंट किए होते, तो एक्चुअल में क्या है, डेमोक्रेटिक करेक्टर उनका नहीं होता। तो वो क्या होता, अरिस्टोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक, या आप कुछ और उसको बोल सकते हैं। ठीक है, वो हुआ होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जबकि सेकुलर कोई होना जरूरी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, जैसे पाकिस्तान है। हालांकि आप बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई जरूरत थोड़ी है सेकुलर, पाकिस्तान सेकुलर नहीं है, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत तो है वहां पे। डेमोक्रेसी कैन डिसाइड टू वेस्ट ग्रेटर और लेसर पावर। डेमोक्रेसी ये बता सकती है कि सेंटर के पास पावर ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग देशों में कहीं पे सेंटर के पास पावर ज्यादा है, कहीं पे स्टेट के पास पावर ज्यादा है, कहीं पे दोनों के पास बराबर पावर है। तो वो भी फिर भी डेमोक्रेसी हो सकती है। लेकिन जब चुने हुए बंदे नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो डेमोक्रेसी नहीं होती। चुनाव होना जरूरी है, डेमोक्रेसी का एक प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, ए कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली डज नॉट सर्व दिस फंक्शन। बताना आपको कौन सा काम नहीं करता। संविधान का काम निम्नलिखित में से क्या नहीं है? संविधान निम्नलिखित में से आमतौर पर कौन सा काम नहीं करता? इंश्योरिंग सम काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंबर ऑफ ए नेशन, कि जो एक देश के सदस्य हैं, राष्ट्र के सदस्य हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का कहीं ना कहीं काम करता है। स्पेसिफाई अलोकेशन ऑफ पावर इन द नेशन इन ए स्केलेटल फॉर्म, ब्रिंग्स इन रूल ऑफ लॉ इन ए सोसाइटी, डिस्ट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज विद इन पॉपुलेशन। तो अगर चारों के देखा जाए तो एक्चुअल में क्या है कि जो डी है ना, वो डी संविधान का काम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज विद इन पॉपुलेशन है, ये एक बहुत ही जटिल मामला है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्शन वाली तक बात तो ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअली कर देना इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, ये लगभग लगभग इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। और वो कोई कंस्टिट्यूशन नहीं कर सकता। कंस्टिट्यूशन ऊपरी तौर पे कोड और फ्रेमवर्क ही तय करता है। ऊपरी तौर पे फ्रेमवर्क ही तैयार करता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो चीजें होती है ना, वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। इन इंडिया वी फॉलो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड फेयरनेस एज पार्ट ऑफ डीपीएसपी इन द डिजायरेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन द सोसाइटी। ठीक है, और ज्यादातर जो संविधान है वो इकोनॉमिक पे कि एक्चुअल में किसके पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए इसके बारे में बताते नहीं है, बोलते नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, वरना आंदोलन खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट। जिन्होंने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लें।